जीएसपीएफपी आपसे क्षमा चाहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा नोटिस भी दे नहीं पाई। अभी अभी कल ईद की कुर्बानी की तीसरी बारी ख़त्म हो गई है और फिर अमरनाथ की बड़ी यात्रा आपके यहाँ चल रही है कि आज बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने उसी को कल बहुत मेहनत करके कवर किया है। इस पहली दफ़ा ये अमरनाथ यात्रा हो रही है कि लोकल्स का इतना सपोर्ट इस अमरनाथ यात्रा को मिल रहा है और इतनी कठिनाइयों को झेलते हुए आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो जीएसपीएफपी की तरफ से आप सभी को मैं धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूँ। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारा, ये बेसिकली इसलिए हमने डिज़ाइन किया है कि रिसेंटली हमने 17 जून के दिन हमारे जितने आज तक के पैनलिस्ट, स्पीकर्स या तो चीफ गेस्ट हमारे संस्था के लिए आए हैं गए 12 साल में, 12 साल कंप्लीट भी किए हमने जून में, और इसी अवसर पे हमने हमारे सब गुरुजनों को हमारे लिए एक पाथ फाइंडर का काम करने के लिए दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम में इनवाइट किया था। हालांकि बड़ा बोले तो संख्या से बड़ा नहीं था कार्यक्रम, महज 30-35 लोग जो आज तक हमारे लिए जिनको हम गुरु बोलते हैं, हमारे टीचर्स बोलते हैं, हमारे मार्गदर्शक बोलते हैं, हमारे कार्यक्रमों में जिन्होंने शिरकत की है, ऐसे सब महानुभाव यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन किया है और प्रोत्साहित किया है और हमारी संस्था को बढ़ाने की उन्होंने बात की है और ख़ास करके आपके कश्मीर के बारे में काम करने की, कंसंट्रेट करने की एक तरह से सलाह दी है। तो इसी को चलते हमने एक थोड़ी जल्दबाजी हो गई हमारी कि महज 2 हफ्ते के अंदर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। तो ये एकदम इन ओनली फ्यू वर्ड्स मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ जीएसपीएफपी का। जीएसपीएफपी आज से 12 साल पहले पुणे में गठित हुई थी और करके इसके नाम में आखिर में जो पुणे जुड़ा है वो इसलिए है कि हम लोग अभी मेरे सभी जो केंद्रीय कार्यकर्ता हैं, केंद्रीय जो समिति है हमारी, उनकी पहचान करा के देता हूँ। आप हैं जफ़र भाई लारी, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने एएमयू एलईडी लाइट्स और मॉड्यूलेटेड स्विचेस और इस किस्म के इंडस्ट्री है, 2-3 जगह पे हैं। एक हमारे महाराष्ट्र में भी वसई में ये है। ये सब संभाल के पूरा दिन रात मेहनत करते रहते हैं और कुछ कम्युनल हार्मनी में बड़ा ताल कटोरा स्टेडियम में करने की उम्मीद लेके चल रहे हैं गए 5 साल से। आप हैं हमारे मनोज भैया, मनोज भाई गोयल, आप ग्रेटर नोएडा से हैं। बड़ी बड़ी वो वहाँ पे ये बनाते हैं टाउनशिप्स और बहुत बड़े इस फील्ड में एक जाने माने शख्स हैं, ग्रेटर नोएडा स्थित हैं अभी। और इनकी फैमिली है धनकोर की, जो कि दिल्ली के सटे हुए इलाके से हैं, धनकोर से। और जहां आपकी फैमिली गए 3 इनके जनरेशन से बहुत बड़ा यात्रियों का काम ये निःशुल्क करते आए हैं अभी तक। और इनकी कई धर्मशालाएं हैं जहां पे 24 घंटे लंगर चलता है यात्रा के दिनों में, और वहां पे यात्रियों की निःशुल्क रहने की और ये सब सुविधा है। आपका एक 5000 बच्चों को महज 1 रुपया फीस में ये चलाते हैं। और जिस स्कूल को आप कह पाएंगे कि एक कम्युनल हार्मनी का एक जीता जागता उदाहरण है कि जितने वहाँ पे हिंदू बच्चे, उतने ही मुसलमान बच्चे हैं, उतने ही सभी कटिंग अक्रॉस कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, आप सब 5000 बच्चों को 1 रुपये फीस तक 12वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं। फिर आपकी एक बहुत बड़ी गौशाला है जो कि टोटली नॉन कमर्शियल बेसिस पे चलाते हैं और 1100 गौ हैं जिनको जो दूध नहीं देती है, ऐसी गाय उन्होंने वहाँ पे रखी है। आप हैं हमारे जॉन वर्गीस। जॉन वर्गीस बेसिकली मुंबई से हैं। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। ये एक आर्मी फैमिली से आते हैं। देवी नगर में इनका पूरा बचपन गुजर रहा है और हमेशा फौज के साथ इनका कोऑपरेशन रहा है। हर कोई अच्छी चीज़ में इनका नेशनलिज्म की कोई भी चीज़ हो तो इनका बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहता है। इनका छोटा मोटा कार्डामम का बिजनेस है। बेसिकली ये आप हैं केरला से। मैं डॉक्टर आनंद भागवत हूँ। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ पेशे से। मेरा क्लिनिक और घर में पुणे में है, महाराष्ट्र में।
तो हम लोग जब इकट्ठा आए पुणे में, इसलिए और फिर ये बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद में हमने एक टोटली नॉन पॉलिटिकल और रियली सोशल सर्विस के हिसाब से, अभी किसी ने टीका टिप्पणी की कि आप घर छोड़ के किसी भी सोशल काम में आ गए, तो ये आपकी एक पहली स्टेप पॉलिटिक्स में हो ही गई। लेकिन क्षमा चाहते हैं आपसे, लेकिन हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल्स का कुछ अपना अपना पॉलिटिकल नज़रिया रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। इसके लिए पूरी हर एक को, हर कार्यकर्ता को अनुमति है पूरी। हमारे साजिद भाई बीजेपी का काम करते हैं, कोई कांग्रेसी है, कोई हमारे एक तो यूपी के जो बड़े कार्यकर्ता हैं, तो वो तो सपा के गवर्नमेंट में, अखिलेश जी के गवर्नमेंट में ऊर्जा मंत्री तक रह चुके हैं। लेकिन इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बतौर जीएसपीएफपी जब इकट्ठा आते हैं तो हम लोग पूरा नॉन पॉलिटिकल हमको रखा है, आज तक रखा है और आखिर तक रखेंगे, ये उम्मीद लेके चल रहे हैं। अभी ये जो संस्था है ये शुरू हुई थी पुणे में, लेकिन तुरंत ही ग्लोबल हो गई क्योंकि हमसे यहीं पे आप ही के कश्मीर में हम लोग लंदन के एक्स मेयर जो कि मूलतः कर्नाटक से हैं, उनको लेके आए थे। फिर उन्होंने हमें लेबर पार्टी के पार्लियामेंट्रियंस को एड्रेस करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाकायदा जीएसपीएफपी के लिए एक निमंत्रण भेज के तैयारी भी की थी। लेकिन फिर हमें कुछ लोगों ने बोला कि इतने में आप जाइए मत, कहीं आप तकलीफ में आएंगे और यहीं पे लोकली पहले कंसोलिडेट कीजिए भारत में, और बाद में ये बाहर की बातें सोचिए आप, इतने में जाना नहीं तो हमें एक थाईलैंड में भी हमारे कुछ दोस्त और समविचारी लोग पीओके में भी है, गिलगित बाल्टिस्तान में भी है, उन्होंने भी एक बात कही थी कि हम कुछ थाईलैंड में या किसी और न्यूट्रल कंट्री में एक कश्मीरियों का ये अरेंज करें। लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, पहले यहाँ पे हमारा जो देश है वहीं पे हम अच्छे से स्टेबलाइज हो जाएंगे और बाद में ये चीज़ें सोचेंगे, अब तक नहीं। फिर ये जो संस्था है हमारी, हमने शुरुआत तो की थी रक्षा और विदेश नीति से। इसका कारण ये था कि उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा था और हमने पाया कि बहुत सारे भारतीय जो समाज है उनमें कई लोग ऐसे हैं कि इन चीज़ों में आजकल बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। पहले का ज़माना गया कि फॉरेन पॉलिसी कहीं चल रही है, कोई ताल्लुक नहीं। लोग, जैसे कि आपने बोला अशरफ साहब कि कश्मीरी लोग ज़्यादा ही सजग हैं, वैसे हमने पाया पूरे इंडिया में, आज की तारीख में हम कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, गुजरात में है, दिल्ली एनसीआर में है, राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में हमारा प्रेजेंस है। तो सब जगह पे हमें इतना इन लोगों को फॉरेन पॉलिसी और रक्षा नीति के जो रियल तज्ञ लोग हैं उनको लेके आके उनकी बातें सुनने के लिए हम ब्रिज का काम करते हैं हमेशा। और फिर आज तक हमें इन लोगों ने, सभी रिटायर्ड फौजियों ने, टॉप के जनरल्स, एडमिरल्स, एयर मार्शल्स, फिर एम्बेसडर्स, फिर हाई कमिश्नर्स, इन्होंने बहुत साथ दिए और इनको रिस्पांस भी तूफान मिला है कि लोग जानना चाहते हैं। और हम भी ये सोचते हैं कि अगर भारत की जनता अगर इसके बारे में सजग है, अपनी फॉरेन पॉलिसी क्या है, अपनी रक्षा पॉलिसी क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो इसका भी एक प्रेशर इन चीज़ों पे भी अपने आप असर आ जाता है, अच्छा, इन ए पॉजिटिव वे, कि अगर लोग ज़्यादा सजग हैं तो आप पे ज़्यादा प्रेशर है कि आप सही अपनी रक्षा और विदेश नीति बढ़िया तरीके से चलाएं। लोग जानते हैं, लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ये बहुत अहम है हम समझते हैं डेमोक्रेसी में। जैसे कि आप लोगों को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर जो बोला जाता है, बहुत अहम है कि ये इस किस्म की चीज़ें हों, और जितनी लाइक दे से कि पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिज़र्व, वैसे अगर बेटर नॉलेज्ड लोग हैं तो नेचुरली गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर होते जाएगा। इस हिसाब से हमने फॉरेन और डिफेंस रक्षा नीति में पहला कदम रखा, बहुत सक्सेस पाया। इसी दरमियान तकरीबन 4 साल पहले हमने पहला कार्यक्रम एक आईआईसीसी में, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में किया। आईआईसीसी में ये था कि जाहिर है आईआईसीसी था और शहीद कारगिल शहीद कैप्टन हनीफुद्दीन जी के परिजनों का सम्मान किया था हमने, उनके चाचा वगैरह को बुला के। तो उसमें 80% लोग मुस्लिम समाज के, न्यू जनरेशन मुस्लिम थे उसमें,
कोविड के तुरंत बाद हो गया था ये, तो 250 की परमिशन थी, 450 लोग आ गए, और 450 लोग आए तो इसके प्रेशर से अपने आप IICC के हमारे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं, उन्होंने अगल बगल के सब हॉल्स खुलवाए, उसके 5 पैसे हमसे नहीं लिए, बाद में अपने खर्चे से ये स्क्रीन्स वगैरह लगाए उन्होंने। एक्सेलेंट कार्यक्रम हुआ। तभी हमने सोच लिया कि यार ये भी तो एक नया आयाम है जो हमारे लिए कामयाब होते जा रहा है, और कम्युनल हार्मनी ऐसे ही हमने एक नया एजेंडा हमारे संस्था का जोड़ दिया। कम्युनल हार्मनी के इस हाईली सक्सेसफुल कार्यक्रम में कारगिल मार्केट कैप्टन हनीफुद्दीन के जो कुछ कश्मीरी, दिल्ली में स्थित कश्मीरी लोग आए थे, तो वो कश्मीरी लोग कार्यक्रम के पश्चात हमको आके मिले और बोले कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसकी ज़्यादा जरूरत कम्युनल हार्मनी की हमारे कश्मीर में है। तो फिर हम कश्मीर में आ गए। ऐसे एब्रोगेशन के तुरंत बाद हम आ गए थे। एक 6 महीने हमने अच्छे से नेटवर्क बनाया, और ऑल 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हम 10 ही जिलों में कश्मीर वैली के गए। हम सब जगह पे दूर दराज के इलाके में गए, कई लोगों को मिले, कई कार्यक्रम हमने यहाँ पे किए, वुमेन एम्पावरमेंट हो या टूरिज़्म प्रमोशन हो या हैंडीक्राफ्ट्स का सेल्स हो या G20 के बारे में लोगों को ये करने का काम हो कि यहाँ पे क्यों होना चाहिए। ये सब हमने गांव जाके पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, बारामूला सभी जगह पे गए हम लोग। फिर एकदम बॉर्डर तक के भी गए थे, और इस तरह से हमको बहुत बड़ा अच्छा रिस्पांस जब मिल रहा था, तो फिर हमने एक पहला इस किस्म का तिरंगे का कार्यक्रम, यहाँ के कुछ लोग वहाँ पे, साजिद भाई थे हमारे, अर्शिद भाई थे, कई लोग थे, इसके गवाह हैं कि पहला इस किस्म का तिरंगे का कार्यक्रम बड़े ज़ोर शोर से इसके ICC में हुआ था हमारा। और फिर इसके ICC में कार्यक्रम है, उसका रिस्पांस देख के फिर हमने सोचा कि कश्मीर में फोकस करने की ज़रूरत है। और फिर दूसरा बड़ा कार्यक्रम जो हमारा हुआ कश्मीर में, वो अभी 31 दिसंबर को सूफियों का हुआ। सभी सूफ़ी कम से कम 10 आस्थान से हमारे यहाँ सूफ़ी लोग आए थे। बोले तो सूफ़ी आस्थानों की इंतज़ामिया कमिटीज़ आई थी, बहुत सारे सूफ़ी इसके स्कॉलर्स हैं, जो फिर गनाई साहब जैसे कोई इसमें के सूफ़ी संगीत के माहिर हैं, ऐसे सब लोग आए थे। इसको एड्रेस किया था हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ केरला आरिफ मोहम्मद खान साहब ने, कि जो खुद ये सूफ़ीज़म की बहुत मालूमात रखते हैं, एकदम विद्वान है। उनकी बहुत सारी बातें हुई, कम्युनिकेशन हुआ। बाद में कार्यक्रम के पश्चात उनको कई आस्थानों ने आमंत्रित भी किया था, जैसे कि चरार शरीफ में गए थे। हमारे यहाँ बुलबुल शाह, चरार शरीफ, अशमुकाम, पखरपोरा, ऐसे कई हजरतबाल, कई आस्थानों से सब सूफ़ी लोग थे। उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे कोई उनकी, तो वो हमारा बेसिकली काम जो मैंने बोला आपको कि वी ट्राई टू बी जस्ट अ ब्रिज बिटवीन पीपल। और फिर वो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो सुन सकते हैं, जो सही जगह पे पहुंचा सकते हैं, और जो इसमें कुछ अच्छाई कर सकते हैं, लोगों के काम हो, इस किस्म के लोगों को और सामान्य जनता को हम इकट्ठा लाने का एक स्टेज बनते हैं, एक ब्रिज बनते हैं, जिस पे सब लोग इकट्ठा आके उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो। हमने ये पाया है कि जो सो कॉल्ड एकदम विरोधी लोग हैं एक दूसरे के खिलाफ, ऐसे लोग भी एक स्टेज में आने के तुरंत बाद वो जान जाते हैं कि हमारे में जो डिफरेंसेस हैं वो महज 5-10% है, और वो भी बातों से निकल जाएंगे। तो इस हिसाब से वी हैव ऑलवेज ट्राइड टू बी अ ब्रिज बिटवीन रेस्ट ऑफ इंडिया एंड कश्मीर, बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और इसी किस्म का काम भी हम नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर करने का प्रयास करते हैं। तो अभी कश्मीर के लिए हमारा कुछ एक बड़ा एजेंडा है, जैसे कि हमने पहले भी किया था नार्को टेररिज्म की रैलीज स्कूली बच्चों में, हालांकि बच्चियों में भी बहुत सारा ड्रग्स का हमने ये पाया जहाँ से बहुत खराबी हो रही है। दिस इज़ नार्को, प्योरली नार्को टेररिज्म और नॉट जस्ट ड्रग एडिक्शन, इट्स वेल बियॉन्ड दैट। तो उसको टैकल करने के हालांकि जो सिक्योरिटी एजेंसी जिनका काम है अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि ये श्रीनगर के SSP साहब हैं राकेश बलवाल साहब, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज का भी अच्छा ही काम चल रहा है, लेकिन खाली सिक्योरिटी एजेंसीज, खाली गवर्नमेंट
हाँ इन्हीं पे छोड़ दें तो हम क्या करें भाई? हम आप हमारा भी तो दायित्व बनता है ना इसमें सब चीज़ों के लिए। और सभी चीज़ें एक एजेंसी, स्पेशली सरकारी एजेंसी हो या सिक्योरिटी एजेंसी, तो नहीं कर सकते, क्योंकि दिल की बोले तो माइंड एंड हार्ट का जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो तो बस आप हम कर सकते हैं, ये हमारा ही काम है। बस हमको वहीं तक के सीमित रखते हैं, विदाउट ट्रेडिंग इनटू समबडी एल्सेस लॉन। हम लोग जितना कोशिश हमसे होती है तो उतना करते हैं। और कुछ बड़ी चीज़ सितंबर या तो अगस्त एंड या सितंबर के शुरू में यहाँ पे इसी लेवल इसी कश्मीर में इंटरनेशनल लेवल की करना चाहते हैं, और आप लोगों का सहयोग रहेगा सबका तो हो जाएगा पक्का जोरदार। जो कि संदेश है यहाँ पे, देखिए अगर आप कहते हैं कि हमने विश्व गुरु बनना है, हमने राइजिंग सुपर पावर बनना है, हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी 1.5 साल में बनेंगे, दुनिया की सबसे बढ़िया आर्मी हमारे पास है, क्योंकि वो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी नहीं है। यहाँ पे एक बच्चा खोने के बाद में ऐसी माँ है यहाँ पे भारत में कि जो बोलती है कि मेरा दूसरा बच्चा फौज में जाएगा। कश्मीर में जो वो लश्कर भर्ती हुई थी अभी बीच में, तो एक पोस्ट के लिए 100 बच्चे आए थे। वॉलंटरी आर्मी है, ना चाइना की है ना अमेरिकन लोग हैं जो कि बोलते हैं कि डोंट किल माई ऑयल फॉर सन। इराक के वॉर में, आप गल्फ वॉर में देख चुके हैं कि बहुत लोगों ने घेरा तक डाला था व्हाइट हाउस को कि डोंट किल माई सन फॉर ऑयल। इसके विपरीत बराबर भारत में है कि जो माँ बोलती है कि नहीं मेरा एक बच्चा शहीद हो गया है तो दूसरा ले जाए आप, और भारत माता के ये भी काम आ जाए। इतना फ़र्क है, तो जाहिर है हमारी इंडियन आर्मी भी 1 नंबर की है, इकोनॉमी सुधर रही है, 1.5-2 साल में तीसरे नंबर पे जाएगी। अच्छा, वी आर द लोन सॉफ्ट सुपर पावर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सॉफ्ट पावर में आज दुनिया की सबसे एक ही इकलौती सुपर पावर अगर है कोई तो इंडिया है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया से जब हमारे पास मैंटल आ गया था G20 का, तो जो जयशंकर जी ने या तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप क्या करोगे, अब आप बन गए हो इसके सरबराह बन गए G20। ये नॉलेज है हमारे हजारों लाखों साल की परंपरा की जो नींव है, इसी के कारण तो हम सॉफ्ट सुपर पावर बन गए। अच्छा, एक बात तो है, जो हमारे वेस्टर्न नेबर है उनकी ये आज जो दुर्गति हुई है ना, उसका हम कारण ये समझते हैं कि बंटवारे के समय एक सिग्नेचर मार के उन्होंने ये हजारों लाखों साल की सांस्कृतिक परंपरा बस भारत के नाम कर दी कि हमारा कुछ आपसे ताल्लुक नहीं है, बस हम या तो गल्फ से रिलेट करने लगे या सेंट्रल एशिया से, और इसमें ये गंवा बैठे ये हजारों लाखों साल की हमारी सांस्कृतिक विरासत। इसलिए आज हम द लोन सॉफ्ट सुपर पावर है और वो नहीं है। तो इतनी अहमियत हमारे सांस्कृतिक जो विरासत है इसमें है, ताकत है। तो दुनिया देखती है हमें कि हाँ, लोग सोचते हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर भी शायद इंडिया की अक्लमंदी सुलझाएगा। तो इस तरह से हम कई बेहतर जगह पे जा रहे हैं। वी आर राइजिंग एट अ ग्रेट स्पीड, बट इफ सम पीपल आर लेफ्ट बिहाइंड, ये चलती ट्रेन है, ये सुपर फास्ट ट्रेन है, अगर इसमें कोई कुछ लोग नहीं बैठे तो फिर ठीक नहीं है। हम समझते फिर ना ट्रेन चल पाएगी न स्पीड पकड़ पर चल पाएगी। दुर्भाग्यवश 3-3.5 दहाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहते, नन ऑफ आवर बिजनेस। लेकिन हुआ ये है कि किसी भी कारण इधर कश्मीर में आपके ठीक से स्कूलिंग नहीं हुआ, एजुकेशन नहीं हुआ, तो यार हम भाई हैं और सगे भाई हैं, मैं तो बोलता हूँ खून के ये हैं। तो फिर सब लोग इकट्ठा अगर हो गए, सब प्रांत जो थोड़े से कुछ अलग थलग पड़ गए थे या ये हो गए थे, सभी इफ़ दे कैच अप, एंड आई एम श्योर कश्मीर हैज़ गॉट दैट पोटेंशियल टू कैच अप विद रेस्ट ऑफ इंडिया। क्या इंटरनेशनल लेवल के 5 साल के अंदर बन जाएंगे। इतना टैलेंट है आप लोगों में, आपको कितनी परंपरा है, कितनी ऐसी बातें बोलूँ आपको कि जो पहली दफ़ा यहाँ पे हो गई है। बी इट द फर्स्ट रियल केमिकल लैबोरेटरी बिरवा में, बी इट राज तरंगिनी द फर्स्ट ऑथेंटिक हिस्ट्री बुक,
फिर ये शंकराचार्य ने यहीं पे की थी। नंद ऋषि हो या नूरुल आलम हो, लल्ला आरिफा हो या लल्लेश्वरी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दिस इज़ ऑल टैलेंट, दिस इज़ ऑल ब्रेन, हमको विरासत में मिला है। तो इसी को लेके, और रेस्ट ऑफ इंडिया भी कहता है ना आपको कि आप शीर्ष हो इंडिया का, तो शीर्ष के बिना चलता है क्या? शरीर चलता है, बाकी कुछ नहीं चाहते। और इसी के लिए कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी मदद से। इसके वर्कशॉप चलाएं। अभी हम सून विद इन अ मंथ्स टाइम, हम पहले जो छोटा एक बड़े के पहले एक जो छोटा कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसमें कुछ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस जो रहे हमारे, तो उनको लेके आके नार्को टेररिज्म पे एक अच्छा खासा स्कूल और कॉलेज और मदरसा के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम यहाँ पे करना चाहते हैं कि जहाँ वो समझाएंगे। और फिर हम इसको मिक्स करना चाहते हैं कि इनके पेरेंट्स भी आए और बच्चे भी आए, और इकट्ठा वो सब चीज़ें कि कैसे लोग इस्तेमाल होते हैं, कैसे क्या होता है। और फिर हमारे पास एक टीम है साइकोलॉजिस्ट कि जो नार्को टेररिज्म के बारे में बच्चों का वर्कशॉप्स लेके उनको ठीक ठाक करने के अपने लेवल पे कोशिश करेंगे। पिछले 2 साल में आपने काफ़ी काम किया है यहाँ पे। आपके कहने के मुताबिक कितने आपके मेंबर्स यहाँ जुड़ गए, कितने लोग आपके साथ इस संस्थान के साथ जुड़ गए हैं? हजारों के तादाद में जुड़े हैं। फिगर है उनका? नहीं, फिगर नहीं है, लेकिन देखिए हम सभी मेजर प्लेसेस में गए। ऑल 10 डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव कवर। कुपवारा से लेके हम कुलगाम तक सभी जगह पे जा चुके हैं। वहाँ पे हमारे टीम्स हैं, हमारा स्ट्रक्चर है कुछ, जैसे कि रेस्ट ऑफ इंडिया में हमारे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपका क्या मेन इश्यू होगा यहाँ पे जो हाईलाइट ज़्यादा करना होगा आपका इसमें, जो आप जहाँ भी काम जो कर रहे हैं, क्या मेन आपका है मॉडल यहाँ पे? बेसिक हमारा इसमें कश्मीर में एजेंडा ये है कि हम लोग कम्युनल हार्मनी और नेशनल इंटीग्रेशन में यहाँ पे काम करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं भाई, हर हाल में जोड़ेंगे और करेंगे इसको। लेकिन सबसे सर एक चीज़ है ग्लोबल, अगर आप कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं, जी, कश्मीर से बेटर एग्जाम्पल तो वर्ल्ड में कहीं नहीं। जी, ऑलरेडी इट एग्जिस्ट्स हियर। जी, इट नीड्स समथिंग लाइक स्टेट्स इन यूपी, लाइक स्टेट्स इन मध्य प्रदेश, लाइक इन उत्तराखंड, वेयर the minorities are being targeted by the some groups, some parties in fact। तो उसके लिए वहाँ तो ज़्यादा ज़रूरत है। कश्मीर में रिलीजियस हार्मनी की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तो ऑलरेडी। बिल्कुल जानता हूँ, और ये मैं बात मानता भी हूँ कि यहाँ पे बहुत सालों से, बहुत दहाइयों से, क्या 700 साल से यहाँ पे जो सूफीज़म की मल्टीकल्चरल कंपोजिट परंपरा रही है ना, इसके लिए इट वाज इजियर हियर। दूसरा जो प्रचार किया जाता है, जैसे फिल्में बनी कश्मीर फाइल, दैट वाज ऑलरेडी एंटी मुस्लिम फिल्म थी, जैसे कि सब कुछ मुसलमानों ने यहाँ किया, जबकि वो रियलिटी नहीं थी। अभी भी एक बड़ा तबका है जिस अंदाज से गवर्नमेंट ने उसको प्रोजेक्शन दी, उसको सपोर्ट कर दिया। सेम स्टोरी इन द केरला। तो उन इश्यूज़ पर अगर आप रियली चाहते हैं इस तरह से, तो इन चीज़ों को अपोज करना चाहिए खुलकर। तो आपको हम बिल्कुल कहना चाहेंगे कि जैसे कि आप दुखी है ना, या तो मुसलमान दुखी है कि ये कश्मीर फाइल्स का हम लोगों को कितना तकलीफ हुआ है पूछिए। जब हम प्रमोट करते थे ना रेस्ट ऑफ इंडिया में कश्मीर की बात, तभी बोलते हैं क्या, जाओ, मेरे को लोगों ने कश्मीर फाइल्स के टिकट भेजे, जाओ बोले बीबी बच्चों को लेके देख आओ, बाद में कश्मीर की बात करो। ऐसा भी हमारे साथ हुआ है। लेकिन फिर हमारा काउंटर नैरेटिव ये था उसके लिए कि हमारे जो कश्मीरी कार्यकर्ता है, समझिए, हाँ, उनकी उम्र क्या है, सब 30 साल के अगल बगल में वो थे क्या, जब 90 के दहाई में या 87 से जब शुरू हुआ ये, या कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ, तो जब ये थे नहीं, तो हाउ कैन यू हेल्ड रिस्पॉन्सिबल दोज पीपल हु डिड नॉट एग्जिस्ट दैट टाइम। इसी से हमने काउंटर करना शुरू किया वो कि ये है नहीं, आप आंखों से आइए यहाँ पे देखें कि इससे ज़्यादा आपको। अच्छा, एक बात अशरफ साहब ये भी तो है कि जो समझिए माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, आप यू प्रोबेबली मेंट मुस्लिम्स, बट यूपी में जो माइनॉरिटी है वही यहाँ पे मेजॉरिटी में है, कहीं और कोई और कम्युनिटी मेजॉरिटी में है। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी हम क्यों करें सर? कांट वी रेज अबाउट दिस नाउ? वी हैव सच अ कॉमन थिंग, इतनी बड़ी विरासत और इतना बड़ा, अब हमारे पास एक मेडिकल प्रूफ है कि हम लोग एक दूसरे के भाई है, प्रूव्ड जेनेटिकली कि हम एक ही है। बस क्या फ़र्क है सर? बस पूजा पद्धति अलग है, कोई ऐसी इबादत करेगा, कोई ऐसा ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? ये अगर हम इफ़ वी राइज बियॉन्ड दिस
तो कोई हमारा राइज कभी रोक नहीं सकेगा। यही तो एक मेजर प्रॉब्लम है। उसी के लिए हम हमारा जितना थोड़ा बहुत हो सकता है। मैंने अभी आपको बोला कि वो जो कुछ बड़ा इंटरनेशनल करना चाहते हैं उसके भी पहले हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो इसी पे नार्को टेररिज्म हमने नाम दिया है उसको, और उसी में उसकी के अंदर नॉट जस्ट ब्लेमिंग सम अदर नेबरिंग कंट्री, इतना ही हमारा मकसद नहीं है। हम कुछ इसमें से पॉजिटिव वे में सुधार भी करना चाहते हैं। हमने एक टीम भी बनाई है साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे कलीग्स हैं, कई लोग आने को तैयार है, राजी खुशी आने के लिए तैयार है, और इसमें हम काम करना चाहते हैं। कई स्कूल्स अभी समझिए, आपका तारिक साहब है हमारे, उनका एक गजाली करके यहाँ पे एक बहुत फेमस स्कूल है, तो वहाँ पे भी हम, हालांकि उनके एकदम नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे हैं कि जो आज की तारीख में वो नहीं बन सकते टारगेट, लेकिन कॉलेजेस में ये वो दिल्ली पब्लिक स्कूल से बात चल रही है, हमारी कई जगह पे चल रही है कि ये इसके बारे में हम क्या चाहते हैं आप। और दूसरी बात, जैसे कि हमने बोला आपको कि 17 जून का हमारा जो दिल्ली में एरो सिटी में जो कार्यक्रम हो गया था, वो हमारे गुरुजियों का सम्मान भी करना चाहते थे और इनपुट्स भी लेना चाहते थे। वैसे ही हम एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो इसमें से कुछ खुद के लिए बेनिफिट ले या ऐसा कुछ करे। इसलिए एवरी इम्पोर्टेंट आप जो कि जैसे कि अभी मेरे को पता चला, मेरे को इतना पता नहीं था, हजारों बार आपको टीवी पे देखा था, सुना था, लेकिन ये नहीं पता था कि आपने यहाँ पे कब से काम किया है। तो आप लोगों के बोले तो हमारे पत्रकार बंधुओं के जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो भी चाहते हैं, आपको भी गुरु ही मानते हैं हम। वी नीड ऑल दोज इनपुट्स। कैसे काम करें भाई, आप भी हमें समझाइए। हम ऐसे कुछ एकदम सुलझे हुए, खुद को पन्ने घास समझने वाले लोग हैं नहीं, जमीन से जुड़े हुए आम लोग हैं हम। सर, अगर आप अभी कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे हैं, जी, देश में एक संगठन है, राजनीतिक संगठन, जो यूसीसी लगाने की कोशिश कर रहा है और उसको एक धार्मिक संगठन अपने खिलाफ मान रहा है। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कानून लाना नहीं, ये देखिए, ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया आपका, तो विल स्टे अवे फ्रॉम इट। वैसा आप एकदम नम्रता से कहते हैं, वी माइट हैव इंडिविजुअल ओपिनियन। जफर भाई का कुछ कहना रहेगा, इनका कहना रहेगा, लेकिन बतौर GSPFP वी स्टीयर क्लियर ऑफ पॉलिटिक्स। फिर भी आप बोलिए ना कि इसका फायदा नहीं होगा फ्यूचर में। हाँ, अगर आपका यहाँ का कम से कम जो पिक्चर, मैंने तो आपको रेस्ट ऑफ इंडिया की भी बात कही, फर्स्ट हैंड मैं बोल पाऊंगा कि क्या इमेज थी कश्मीर के बारे में। कई लोग बोले, अरे मैं जब यहाँ पे आता हूँ ना, तो कई लोग मेरे को बोलते हैं, यार पागल कुत्ते ने काटा है क्या को यार, तो हंसी खुशी बैठ इधर, अच्छा खासा रेडियोलॉजी है आपका, क्यों जा रहे हो मरने को वहाँ पे इतना। हालांकि मेरे को यहाँ पे, मैं कहीं भी गया हूँ, एकदम इंटरलैंड में गया हूँ, जब कोई सिक्योरिटी अगल बगल में नहीं रहती थी, जब भी गया हूँ, यहाँ के लोगों के घरों पे रहा हूँ, गुज्जर बकरवालों के घर पे रात को मैं आई हैव स्टेड देयर। अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेरे को बावजूद इसके कि मेरा सरनेम भागवत है, मेरे को कभी तकलीफ नहीं हुई, बस प्यार मिला है यहाँ पे। लेकिन ये बात पहुँचनी तो चाहिए ना वेस्ट ऑफ इंडिया में, जो हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं जोरदार। हम 35 कश्मीरी बच्चों को एक 1.25 साल पहले मुंबई होटल लीला में लेके गए थे यहाँ से, और रेस्ट ऑफ इंडिया के 300 आलिम किस्म के मुसलमानों को, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, राइटर्स थे, मीडिया पर्सन्स थे, कुछ देवबंदी स्कॉलर्स थे, इनमें लेके गए थे जानबूझ के कि ये देखिए, ये बच्चे जो आप समझते थे कि यार पत्थरबाजी करते हैं, ये करते हैं, इंडियन आर्मी से भिड़ते हैं। मैं बोला देखिए, इसमें साजिद भाई थे हमारे और शाहिद भाई थे, उनको पूछिए, इनके अगल बगल में इनको छोड़ा ही नहीं। वो रेस्ट ऑफ इंडिया से जो आए थे ना, हालांकि वो कोई चांसलर था, कोई वाइस चांसलर था, कोई बहुत बड़ा देवबंदी स्कॉलर था, डॉक्टरेट था, तो ये लोग जो इनके अगल बगल में बैठे ना, तो इन लोगों को पूछिए, छोड़ा नहीं। कैसा है कश्मीर, क्या है आजकल, जानना चाहते थे इनसे। तो ये भी तो काम हो रहा है ना। वैसे ही काम G20 ने शायद पूरे दुनिया में कर दिया है। तो इससे होगा क्या, अगर समझिए चलिए पॉलिटिकल पार्टी है कोई, अगर उनको वोट चाहिए, हाँ तो ठीक है, लेकिन इसका वो विदेशी लोग वोट थोड़े ही ना करेंगे, वो आएंगे टूरिज्म के लिए, वो करेंगे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे,
संदेश तो गया ना विदेश में कि हाँ भाई, जो हमने सुना था, जो हमें सुनवाया गया था, भले दुश्मन देशों से, कि यहाँ पे कत्लो गारत जारी है, खून की नदियाँ बह रही है, ये तो नहीं है, ये आंखों से देखा उन्होंने। हाँ, पूरी एक दिन आर्मी हटा दीजिए, देखिए कश्मीर अलग हो जाएगा, ये चीज़ें हैं नहीं। ये कम से कम इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखा है, ये पक्का फ़ायदा है। कल को जाएगा, जाके आएगी यार, इन्वेस्टमेंट आएगी, सब आएगा। फ़ायदा तो कुछ ना कुछ पक्का हुआ है। दो वी आर नॉन पॉलिटिकल, ऐसा है कि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम किया है तो वो तो भी तो हमने कहना चाहिए ना कि हमारे ख्याल से कम फ़ायदा हुआ है। अच्छा, हम इसका कोई क्रेडिट ये वो लेना नहीं चाहते कि पहला कार्यक्रम मेंटल जब चेंज हैंड्स इंडोनेशिया टू इंडिया, तभी हमने यहाँ निशाद गार्डन में किया था। 200 बच्चों को लेके आके पहले उनको समझाया कि भाई ये इसका एक आध भी सेशन आपके यहाँ हो जाए ना, तो मैं बोला इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप बनता है, फिर इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर टूरिज़्म बढ़ेगा। देखिए, उसका कोई क्रेडिट हमें नहीं चाहिए बिल्कुल, 0% कहिए आप, लेकिन टूरिज़्म तो बढ़ा है ना। 1.5 करोड़ लोग इस साल में रिकॉर्ड हाई, दहाइयों में नहीं, इसके पहले नहीं आया इतना टूरिस्ट आया यार। यहाँ पे हो रहा है, काम हो रहा है। ये भी हटाना, इसमें हमारा योगदान बिल्कुल है। हम कोशिश हमारी तरफ से कर ही रहे हैं कि ये जो धूमिल प्रतिमा है कश्मीर की, ना जाओ वहाँ पे, नो गो जोन, इस किस्म से लोग देखते हैं तो वो हट रहा है। इट्स अ पॉजिटिव थिंग। साहब, एक लास्ट सवाल होगा, ये सारे काम अमूमन सरकारें करती है, आपको क्या जरूरत पड़ी इन सारे कामों में, जहाँ आप बहुत सारे इशू बताइए तो सरकारें करती है, तो आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी अवाम की सरकार हो, ताकि ये काम जो है आपको वहाँ से आकर यहाँ ना करना पड़े? देखिए, ऐसा है कि सरकार करेगी, कल को जाके जम्मू कश्मीर के आवाम की भी सरकार, आज नहीं तो कल स्टेटहुड पाने के बाद में होगी ही, लेकिन फिर भी वो सरकार है। सरकार कई चीज़ें कर सकती है, कोई ज़्यादा कर सकती है, उनके पास पावर है, उनके पास फंड्स है, उनके पास अधिकार है, उनके पास सब है, लेकिन फिर दिल को और मस्तिष्क को जोड़ने का काम सरकार कर पाएगी। जो इंडिविजुअल्स आप कर पाएंगे, मैं कर पाऊंगा, आप कर पाएंगे, ये सरकार नहीं कर पाएगी यार। जो हार्ट एंड माइंड इंटीग्रेशन है ना, वो सरकार की कैसे जिम्मेदारी है भाई? हमारी है, हमारे लिए होना है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इस कि हम कुछ ऐसा एकदम फलाना डिक्लेरेशन कर दिया, ये तो है नहीं हमारे पास। लेकिन जो मैं चाहता हूँ कि हर एक की है, ऐसे ही तो पावर बनेगी, ऐसे ही तो इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन कहाँ होता है? खाली ब्रिज बनाने से, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लगने से थोड़े ही ना होगा। इंटीग्रेशन तो दिमाग से होता है, दिल से होता है। वो उसमें तो जगह है हमारे लिए काम करने की, वो पक्का करेगी। देश हमारा भी है, आपका जितना है, इनका जितना है। हाय शाहिद। हेलो अस्मत, कहाँ गई थी? मैं देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए। ये देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते? देशभगत यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIDP गाइडलाइंस क्या है अस्मत? सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया अस्मत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।